चैप्टर जो कि एनटीपीसी में है या यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, सीबीटी फर्स्ट हो या सीबीटी सेकंड हो, उन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण चैप्टर होगा, इसको हमको लेना है। यहां पर हम पुष्प की बात करने वाले हैं, फ्लावर की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे आज? यहां पर पुष्प की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे। या किसका पुष्प होगा? मुख्य रूप से आवृत बीजी पौधों का पुष्प होगा। आवृत बीजी पौधों का पुष्प होगा, या आप कह सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट का पुष्प होगा। या आवृत बीजी पुष्प बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, या आवृत बीजी समूह ही बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जितने भी पौधों का समूह दिखाई दे रहा है, ज्यादातर उसमें से आवृत बीजी है। और दुनिया में पौधों में जो सबसे विकसित प्रजाति है अगर देखें, या समूह है पौधों का, वह आवृत बीजी पौधों का है। आवृत बीजी पौधों का सबसे बड़ी खासियत ही होती है कि इसमें आप एंजियोस्पर्म को हम तोड़ दें, एंजियो और स्पर्मा को हम तोड़ दें, तो एंजियो का अर्थ होता है कि क्लोज्ड, और स्पर्मा का अर्थ होता है सीड। अर्थात यह पौधों का ऐसा समूह है जिसमें हमेशा बीज क्लोज्ड होगा, बंद होगा फल के द्वारा। किसके द्वारा? फल के द्वारा। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि समूह के पौधों में हमेशा बीज फल से ढका होगा, मतलब कपड़ा पहना होगा। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? क्योंकि एक समूह ऐसा भी है साइकस पाइनस का, अनावृत बीजी पौधों का, जिसमें जिम्नोस्पर्म आप कहते हैं, उसमें नग्न बीजी पौधे पाए जाते हैं, तो उस पर तो हम नहीं जाएंगे। तो जहां पर पुष्प जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह आवृत बीजी पौधों का है। इसका मतलब हो गया कि इसमें फल भी पाया जाएगा और बीज भी पाया जाएगा। दूसरी बात जो आपसे प्रश्न बार बार इसलिए यहां से बन रहा है कि यह फल किस भाग से बनता है? फल को बनाने के लिए कौन से अंग उत्तरदायी है पुष्प में? बीज बनाने के लिए कौन से अंग उत्तरदायी हैं? या परागण की क्रिया में कौन सा मेल गैमीट है, कौन सा फीमेल गैमीट है? परागकण कैसे पहुंचेंगे तो उसको किस नाम से जानेंगे? अगर कीट ले गया तो क्या कहेंगे? अगर चिड़िया ले गया तो क्या कहेंगे परागकणों को? कौन सा भाग इसका मेल पार्ट है, कौन सा इसका फीमेल पार्ट है? सारी बातों को यहीं पर आज क्लियर किया जाएगा। यह हमेशा के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर। तो आइए हम आवृत बीजी पुष्प के की संरचना देखते हैं, या एक पुष्प में क्या क्या चीजें होंगी उसको देखते हैं। मोटे तौर पर अगर हम आवृत बीजी पुष्प को देखें, समझे, तो इसमें हमको चार चीजें दिखाई देंगी। सबसे बाहर इसमें कैलिक्स दिखाई देगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं वाह्य दल पुंज। दूसरा इसका भाग होगा कोरोला, जिसको हम कहेंगे दल पुंज। तीसरी बात होगी जिसको हम कहेंगे पुमंग, इंग्लिश में इसको कहेंगे एंड्रोईसियम, एंडोईसियम। और चौथा भाग इसका होगा जायांग, हिंदी मैंने ऊपर लिख दिया कोई बात नहीं, जायांग या गाइनोईसियम, गाइनोईसियम। यहां पर अगर आप देखें तो कैलिक्स, कोरोला और एंडोईसियम यही पुष्प के सहायक भाग हैं। कई बार पूछा गया सहायक भाग है, ठीक है। पूछा गया कि पुष्प का सहायक भाग क्या है? निम्न में से कैलिक्स भी है, करोला भी है, एंडोसियम है। लेकिन इसका जो गाइनोसियम है यह इसका मुख्य भाग है। कैसा भाग है? मुख्य भाग है। मुख्य भाग हम इसलिए इसको कह रहे हैं कि यही तो हमको उत्पाद देगा, यही तो हमको फल देगा, यही तो हमको बीज देगा, इसलिए तो इसको हम मुख्य भाग कह रहे हैं। बाकी तो सूख के गिर जाएंगे। परागण की क्रिया होने के बाद कैलिक्स भी सूख करके गिर जाएगा, करोला भी सूख करके गिर जाएगा, एंडोईसियम भी सूख करके गिर जाएगा। लेकिन हमको जो उत्पाद प्राप्त होगा, फल और बीज प्राप्त होगा, वह किससे प्राप्त होगा? गाइनोईसियम से प्राप्त होगा। इसलिए इसको मुख्य भाग कह दिया गया, बाकी के सहायक भाग को कहा गया। जब यह पुष्प मैच्योर हो गया था, परिपक्व हो गया था परागण के लिए, तो नाम इसका बदल जाएगा। हम अब कैलिक्स को सेपल कहेंगे, अभी आप फिगर में भी देखेंगे। करोला को हम पेटल कहेंगे,
एंडोएसियम को हम स्टामेन कहेंगे। पुंकेसरी हिंदी में लिख दें इसका भी भाई, पुंकेसरी। और गाइनोइसियम को हम कार्पेल कहेंगे, कार्पेल कहेंगे, या पिस्टिल भी कह सकते हैं, पिस्टिल भी कह सकते हैं। हमने देखा कि जब आप मेच्योर परिपक्व अवस्था में पुष्प आ गया तो हम कैलिक्स को कहने लगे सेपल, करोला को हम कहने लगे पेटल, एंडोएसियम को हमने कहा पुंकेसरी, और गाइनोइसियम को हमने कहा पिस्टिल या कार्पेल। अब आपको लग रहा है कि पुष्प में ये सब कहां दिखता है, तो पुष्प को देखिए, गुड़हल की संकल्पना कर लीजिए। गुड़हल की बहुत सारे पुष्प होते हैं, गुड़हल आपको आसानी से समझ में आएगा। गुड़हल की संकल्पना करेंगे तो सबसे नीचे का हरा हरा वाला भाग वही तो कैलिक्स है, वह दलपुंज है। जो रंगीन पंखुड़ियां हैं जिनके कारण हम फूल के प्रति अट्रैक्ट हुए हैं, वह रंगीन इसलिए नहीं हुई थी कि उसका उपयोग आप किसी को गिफ्ट देने में करें, ईश्वर पर चढ़ाएं। वह इसलिए हुआ था रंगीन कि उसका पॉलिनेशन हो सके, परागण हो सके, कीटों को अट्रैक्ट कर सके, वह उन चीजों को अट्रैक्ट कर सके जो उसके परागकण को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा करके उनकी निषेचन की क्रिया, पॉलिनेशन की क्रिया को संपन्न करा देंगे। तो आप देखेंगे यहां पर करोला, उसी को हमने कहा पेटल बदल गया। एंडोएसियम उसका मुख्य रूप से नर भाग है। कैसा भाग है? मेल पार्ट है। जबकि कार्पेल स्त्री के सीरीज का फीमेल पार्ट है। यही तो प्रश्न है, यही से तो प्रश्न आ गया कि निम्न में से पुष्प का कौन सा नर भाग है। हिंदी में लिखा था पुंकेसरी, इंग्लिश में लिखा था स्टामेन। तो नर भाग क्या है? स्टामेन। क्यों नर भाग है? यही तो परागकण उत्पन्न करेगा, यही तो परागकण उत्पन्न करेगा। प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा स्त्री भाग है, फीमेल पार्ट है? आपने कहा कार्पेल। कार्पेल हिंदी में लिखा था स्त्री केसरी, या अंग्रेजी में फिर लिखा था पिस्टिल। तो कार्पेल लिख सकता है, पिस्टिल लिख सकता है, या स्त्री केसरी लिख सकता है। यही इसका क्या है? फीमेल पार्ट है, जो फीमेल गैमेट्स को निर्मित करेगा, फीमेल गैमेट को निर्मित करेगा। तो यह आपने समझा। अगर इसको हम फिगर के रूप में समझना चाहें तो हमको कुछ इस प्रकार से यह फिगर दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से फिगर दिखाई देगा। थोड़ा बना ले फिगर, बनाना पड़ेगा, मुझे बनाना पड़ेगा। यह हमारा फिगर था। कलर थोड़ा सा चेंज कर दे, कलर चेंज कर दे। बहुत डार्क हो गया, कोई बात नहीं, व्हाइट ही रखते हैं, नहीं तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, यही तो पुष्प है, इसको आप पुष्प कहते हैं। इस प्रकार से पुष्प है। ऐसे ही तो पुष्प होता है गुड़हल का। गुड़हल का पुष्प ऐसे ही है, कोई जरूरी नहीं गुड़हल का ही हो, लेकिन हमने यहां पे गुड़हल को आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि किसी पुष्प को देखेंगे, यही तो इसका पेंडिकल है, पेंडिकल है, डंठल है, जिससे यह जुड़ा हुआ है पेड़ से। यही तो इसका आपने देखा था सेपल था। अगला प्रश्न आ गया कि निम्न में से कौन सा वाह दल पुंज का परिवर्तित रूप है? निम्न में से कौन सा वाह दल का परिवर्तित रूप है? विकल्प में लिखा था सेपल। क्या लिखा था? सेपल। यही है पेटल। पेटल। प्रश्न आ गया निम्न में से कौन सा करोला का परिवर्तित रूप है, दलपुंज का परिवर्तित रूप है? विकल्प लिखा था पेटल। क्या लिखा था? पेटल। यह क्या है? यह तो एंथर है, एंथर है। हिंदी में इसको आप कहते हैं पराग कोश। क्या कहेंगे? पराग कोश। इसमें भरा क्या है? पॉलन ग्रेन भरा है, पॉलन ग्रेन, या इसको हम कह सकते हैं पराग कण भरा है। यह क्या है इसका? यही तो फिलामेंट है, फिलामेंट है। आपने देखा फिलामेंट को मिला दीजिए, एंथर को मिला दीजिए और पॉलन ग्रेन को मिला दीजिए, यही तो इसका मेल पार्ट है। क्या है? मेल पार्ट है, मेल पार्ट। और मेल पार्ट को हम क्या कह रहे थे? स्टामेन या पुंकेसरी। हम क्या कह रहे थे? स्टामेन या पुंकेसरी। यहां आते हैं, यह तो है इसका स्टिग्मा, स्टिग्मा, यह इसका स्टाइल,
यह इसका है ओवरी, इसके अंदर वाला है ओव्यूल। ओव्यूल, स्टिग्मा माने वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। बीजांड मिला देते हैं सबको, क्या कहेंगे? इसी को तो हम कह रहे थे फीमेल पार्ट, और इसी को हमने कह दिया था कार्पेल या पिस्टिल या स्त्री केसरी। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन कौन से पुंकेसर के भाग हैं, पुंकेसरी के भाग हैं, तो फिलामेंट है, तंतु भी है, परागकोश भी है जिसमें परागकण भरा हुआ है, और यह परागकण भी है, पॉलन ग्रेन भी है। अगर कहे कि यह मुख्य रूप से स्त्री केसरी किससे किससे निर्मित होता है, तो आप कहेंगे स्टिग्मा से, स्टाइल से, ओवरी से और ओव्यूल से, बीजांड से। अब इसी परागकण का परागकण है क्या? मेल गैमीट है। प्रश्न कई बार बन चुका कि निम्न में से नर गैमीट कौन होता है? आप क्या कहेंगे? परागकण, पॉलन ग्रेन, या तो नर गैमीट है, नर गैमीट है। दूसरा, या नर गैमीट उत्पन्न कहां हो रहा है? पराग कोश में, वहीं तो अंदर बैठा है। किसमें बैठा है? पराग कोश में। अब यही जो पराग कोश में या परागकण है, किसी भी माध्यम से कहां पहुंच जाए? फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाए, यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है, पॉलिनेशन कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि परागकणों का पराग कोश से निकल करके किसी भी माध्यम से पराग कोश स्त्री केसरी के स्टिग्मा तक पहुंचना क्या कहलाएगा? परागण कहलाएगा। फिर से समझिएगा, पराग कोश से परागकणों का निकल करके किसी भी माध्यम से स्त्री केसरी के स्टिग्मा पर पहुंचना परागण कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। अगर यह परागकण यहां स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए किसी की सहायता लेता है, तो क्या कहेंगे? सहायता लेगा तो पर परागण होगा। अगर यहां से अपने आप पहुंच गया, किसी की सहायता नहीं लिया, तो ऐसे परागण को हम क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन या स्वयं परागण। इतनी बात समझ गए होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हटा दें। हमने कहा कि परागण क्या है, परागण क्या है, या पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन क्या है? हमने कहा कि परागकण किसी भी माध्यम से स्टिग्मा पर पहुंच जाए, स्टिग्मा पर पहुंच जाए, यही क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। अगर इस परागकण को स्टिग्मा तक लाने के लिए माध्यम होगा, कोई न कोई माध्यम होगा, तो इसको हम कहेंगे पर परागण, जो दूसरे द्वारा किया जाएगा, पर परागण। अपने आप अगर किसी माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, माध्यम की आवश्यकता ना पड़े, तो इसको कहेंगे स्वयं परागण या सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे 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 अगर क्या हुआ कि परागकण था, पॉलन ग्रेन मेल गैमीट है, क्योंकि निषेचन करवाना है, निषेचन कराना है, पराग कण है या परागकण था, इसको ले गया कौन? कोई कीट ले गया, कीट ले गया, तो इसके लिए एक शब्द आएगा कि इंसेक्टोफिली। क्या कहेंगे? इंसेक्टोफिली। इस परागकण को कोई जंतु ले गया, उसके लिए शब्द आएगा जूफिली। अर्थात कोई शब्द ले गया, कोई वहां जंतु उठा के उसको परागकण को स्टिग्मा तक पहुंचा दिया ले जाने में, तो उसको हमने कह दिया जूफिली। लेकिन यदि परागकण को, इस परागकण को पानी से बहा के ले जाया गया, इसको हम कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रो मतलब पानी। अगर इसको हवा से ले जाया गया, हवा से, इसको कहेंगे एमेनोफिली। एमेनोफिली। इसी को तो बार बार पूछ रहा है कि निम्न में से परागण के कौन से अजैविक कारक हैं? हवा पानी में तो जान है नहीं, इसलिए इसको कह देंगे अजैविक कारक। अजैविक कारक। जबकि शेष, चाहे वह जंतु से जाए, चिड़िया से जाए, कीट से जाए, तितली से जाए, पक्षी, किसी से भी जाएगा, तो वह क्या होगा? जैविक कारक होगा।
दो ही अजैविक कारक हैं, पानी और हवा। अगर परागकण को उड़ा करके स्टिग्मा तक ले जाने के लिए पानी का योगदान लिया गया, तैरा करके ले गया या हवा ने ले गया, तो दोनों को हम क्या कहेंगे? अजैविक कारक हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, निम्न में से परागण के कौन से अजैविक कारक हैं? तो आप कहेंगे हवा या पानी। हवा या पानी। कौन से जैविक कारक हैं? कोई भी जंतु होगा उसी का नाम लिया जाएगा, उसी का नाम लिया जाएगा। अब परागण की क्रिया के बाद आप देखेंगे अंडाशय, अंडाशय परिवर्तित होगा फल में, फल में, जबकि उसके अंदर का बीजांड, बीजांड हमने किसको कहा है? ओव्यूल को कहा है। अंडाशय किसको कहा है? ओवरी को कहा है। बीजांड से बनेगा बीज अर्थात सीड, सीड। तो अंडाशय से फल निर्मित हो जाए और बीजांड से बीज निर्मित हो जाए, तो आपसे प्रश्न पूछ लिया गया कि बीज किससे निर्मित होता है? आप कहेंगे बीजांड से। फल किससे निर्मित होता है? आप कहेंगे अंडाशय से। अगर कोई ओवरी है, ओवरी है, डायरेक्ट फल में बदलती है, तो इसको कहेंगे सत्य फल, सत्य फल। अर्थात यदि अंडाशय डायरेक्ट फल में चेंज हो गई तो इसको हम कहेंगे सत्य फल। लेकिन यदि ओवरी के अलावा कोई चीज अन्य भाग ले लिया फल के निर्माण में, तो उसको हम कहेंगे असत्य फल। असत्य फल कौन सा है? सेब, नाशपाती इत्यादि, जिसमें थैलेमस इत्यादि भाग ले लेते हैं। अर्थात यदि अंडाशय से सीधे फल बनेगा तो सत्य फल, अंडाशय के अलावा अन्य कोई भाग भी उसमें लेगा फल बनाने में, तो उसको कहेंगे असत्य फल, असत्य फल। एक कुछ प्रश्न हैं जो आपसे बनते रहते हैं, बनते रहते। यहां पर जो हमने पुष्प बनाया था, यह एक उभयलिंगी पुष्प बनाया था, हर्माफ्रोडाइट पुष्प बनाया था। ऐसे पुष्प जिसमें मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन एक ही पुष्प में एक साथ उपस्थित हो, उसे हम उभयलिंगी या हर्माफ्रोडाइट पुष्प के नाम से जानते हैं। तो आपसे प्रश्न बन चुका कि ऐसे पुष्प जिसमें नर भाग और मादा भाग एक साथ पाए जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। तो आज बस इतना ही इस लेक्चर में रहेगा। पुष्प की हमने बात कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट महत्वपूर्ण चैप्टर जो आपके लिए उपयोगी है, जहां से प्रश्न बन सकता है, उसी के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।